हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्यात की वित्त व्यवस्था, एक्सपोर्ट फाइनेंस मैनेजमेंट। टॉपिक अपना है मेन। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे निर्यात वित्त व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस और जहाजी लदान के पूर्व वित्त व्यवस्था, प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं निर्यात वित्त से। देखिए, निर्यात वित्त क्या होता है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो निर्यात क्रियाओं को संपन्न करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से जो वित्तीय साधन या धन जुटाया जाता है, वो सारी प्रक्रिया, उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जिस प्रोसेस का पालन किया जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है निर्यात की वित्त व्यवस्था। इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिए, जो इस प्रकार से धन जुटाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत खर्चीली भी होती है। इसके अंतर्गत आप निर्यात का जो ऑर्डर प्राप्त होता है एक निर्यातक को, उस ऑर्डर की प्राप्ति से लेकर माल का उत्पादन करना है, एकत्रीकरण, पैकिंग, मार्किंग, गोदाम में रखना या बंदरगाह तक माल ले जाना है, अथवा जहाजी प्रलेख तैयार करने हैं, जहाज पर लदान कराना है माल को, या जहाजी भाड़ा चुकाना है या बीमा कराना है, माल से संबंधित किसी भी प्रकार के बीमे के खर्चे हैं, या निर्यात से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रलेख तैयार कराने हों, तो इन सबसे संबंधित सारे खर्चे के लिए जो वित्त व्यवस्था की जाती है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी को ध्यान में रखकर वित्त की व्यवस्था करना, वित्त का प्रोसेस अपनाना, वित्त प्राप्ति का प्रोसेस अपनाना, ये सारी बातें इसमें सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार से निर्यात वित्त के अर्थ से तात्पर्य हुआ निर्यात का आदेश प्राप्त होने से आयातकर्ता को उस माल की सुपुर्दगी तक की समस्त क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने की क्रिया ही निर्यात की वित्त व्यवस्था कहलाती है। तो ये हमने देखा यहाँ पर निर्यात वित्त का क्या अर्थ होता है। अगला देखते हैं जहाजी लदान के पूर्व वित्त व्यवस्था। देखिए, जो निर्यात की वित्त व्यवस्था है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाजी लदान से पूर्व वित्त व्यवस्था और जहाजी लदान के पश्चात वित्त व्यवस्था। चूँकि एक टॉपिक हम यहाँ कवर करते हैं और जहाजी लदान के बाद वित्त व्यवस्था हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पर हम देखते हैं जहाजी लदान से पूर्व वित्त व्यवस्था, प्री शिपमेंट फाइनेंस। देखिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहली विशेषता आती है कार्यशील पूंजी का प्रबंध, यानी कि जहाजी लदान से पूर्व निर्यातकर्ता जो निर्यात करने के लिए माल है उसमें उत्पादन करना, कच्चे माल का क्रय करना, निर्मित माल को एकत्रित करना, पैकिंग करना, मार्किंग करना, तो इन सब कार्यों के लिए उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले वो कार्यशील पूंजी के प्रबंध का कार्य करता है। तो ये जहाजी लदान से पूर्व की वित्त व्यवस्था कार्यशील पूंजी के प्रबंध से संबंधित होती है। नेक्स्ट, पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निर्यात वित्त प्राप्त कर सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास निर्यातक कोड नंबर, एक्सपोर्टर कोड नंबर यदि उसके पास हैं तो वो इस प्रकार की वित्त प्राप्ति के लिए योग्य होता है। साथ ही उसके पास आदेश का एक प्रमाणित साख पत्र होना चाहिए। साख का पत्र और लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पास यदि है तो ऐसा व्यक्ति भी इस प्रकार की साख प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है या योग्य होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रलेखीय प्रमाण, डॉक्यूमेंट्री एविडेंट, यानी कि प्रलेखीय प्रमाण भी होने चाहिए उसके पास, जिसके अंतर्गत प्रमाणिक जो आदेश है उसका प्रमाणिक कॉपी, फोटोकॉपी या उसकी प्रमाणिक प्रति, निर्यातकर्ता कोड नंबर, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि साख पत्र, व्यक्तिगत जमानत अथवा बैंक के जो भी उसके जानकार जमानतदाता है वो,
या ECGC द्वारा जारी कोई भी पॉलिसी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्रलेखीय प्रमाण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रयोजन या पर्पस। जो जहाजी लदान से पूर्व वित्त व्यवस्था की जाती है उसका मुख्य प्रयोजन या पर्पस क्या होता है, किन कार्यों को संपादित करने के लिए ये साख प्राप्त की जाती है, तो उसके अंतर्गत देखिए कच्चे माल का क्रय करने के लिए या माल का उत्पादन करने के लिए या निर्मित माल को प्राप्त करने के लिए, एकत्रित करने के लिए प्राप्त की जा सकती है ये साख, या सलाहकार और प्रेषण सेवाओं का भुगतान करना हो, या माल की गुणवत्ता की जांच से संबंधित कोई खर्चे हैं, या माल की पैकिंग, मार्किंग या लेबलिंग से संबंधित खर्चे हैं, अथवा बंदरगाह तक माल भेजने से संबंधित व्यय की पूर्ति करनी हो, जहाजी लदान पूर्व गोदाम से संबंधित खर्चे हैं, या जहाजी बिल संबंधी कोई व्यय है, तो इन सब के लिए इस प्रकार की साख की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जहाजी लदान पूर्व वित्त के प्रकार, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट। जहाजी लदान से पूर्व जो वित्त व्यवस्था होती है, वित्त की व्यवस्था की जाती है, उसके कई स्वरूप हो सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से वित्त प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पैकिंग साख बंधक हो सकती है, पैकिंग साख रहन हो सकती है, विस्तार पैकिंग साख, लाल वाक्य साख, हरा वाक्य साख, हस्तांतरणीय साख, प्रथम पर आधारित दूसरी साख, या निर्यात उत्प्रेरणाओं के विरुद्ध अग्रिम, विदेशी मुद्रा में जहाजी लदान पूर्व साख। इस प्रकार से ये कुछ साख के प्रकार हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन साख के प्रकार का क्या मीनिंग है इनमें, तो ये अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहाजी लदान से पूर्व इतने प्रकार की साख को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए पैकिंग साख की राशि, अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट, यानी कि जो साख की राशि प्राप्त की जाएगी वो कितनी हो सकती है जहाजी लदान से पूर्व। तो ऐसे सिचुएशन में पोत लदान के पूर्व साख की राशि निर्यात आदेश के कुल मूल्य या निर्यातकर्ता की साख पर निर्भर करता है। निर्यातकर्ता की साख कितनी है, उसकी गुडविल मार्केट में कितनी है, या जो उसे ऑर्डर प्राप्त हुआ है वो कितना अमाउंट का है, तो उस पर ये साख की राशि निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट पैकिंग साख की अवधि, पीरियड ऑफ पैकिंग क्रेडिट। देखिए इस प्रकार की जो पैकिंग साख दी जाती है जहाजी लदान से पूर्व, सामान्य रूप से उसकी अवधि होती है 180 दिन के लिए। तो पोत लदान से पूर्व की साख की अवधि हो गई 180 दिन, लेकिन यदि RBI चाहे तो 90 दिन तक उसे और बढ़ा सकती है, 90 डेज की उसमें इंक्रीमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 180 + 90 टोटल 270, 270 दिन के लिए इस प्रकार की साख प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग साख के समझौते का संपादन, एग्जीक्यूशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट, यानी कि निर्यातकर्ता द्वारा पैकिंग साख के समझौते का कानूनी रूप से संपादन किया जाता है तो ही उसे साख प्राप्त हो सकती है। यानी कि यदि वो इस समझौते का, जो समझौता उसके बीच में हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, यदि उस एग्रीमेंट का लीगल, जिसे हम कह सकते हैं लीगली किसी भी प्रकार से उसका संपादन नहीं करता है, लीगली उसको पूरा नहीं करता है, तो उसे क्रेडिट साख प्राप्त नहीं होगी, पैकिंग साख प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से उसे साख के समझौते का कानूनी रूप से संपादन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पोत लदान पूर्व साख का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट, यानी जब जो लीगली रूप से जो समझौते का संपादन कर दिया जाता है यदि निर्यातक द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में इस समझौते का पूरा करने के बाद साख की जो शर्तें डिसाइड की गई थी उनके अनुसार बैंक द्वारा साख का वितरण किया जाएगा उसे। ये वितरण एक मुश्त हो सकता है या किश्तों में भी बैंक उसे इस प्रकार की साख दे सकता है। तो इस प्रकार से जब जो लीगली डॉक्यूमेंट जितने भी थे, जो समझौते थे, उनका यदि संपादन कर दिया जाए लीगली रूप से, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक शर्तों का पालन करने पर निर्यातक को एक मुश्त या किश्तों में इस प्रकार की साख का वितरण कर सकता है। इस प्रकार की साख की राशि वो उपलब्ध करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
अग्रिमों के उपयोग की निगरानी या निर्देशन, मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ एडवांसेस, जो बैंक द्वारा अग्रिम दिए जाते हैं, जो साख प्रदान की गई है, चाहे वो एक मुश्त दी गई है या किश्तों में दी गई है, ऐसी सिचुएशन में इस साख के उपयोग के ऊपर, यानी कि इस साख का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है या किसी अन्य यूज में जो कार्य बताया गया है उसमें नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार से उस पर निगरानी रखी जाती है निरंतर रूप से बैंक द्वारा। और यदि किसी प्रकार की उसमें कमी पाई जाती है तो बैंक द्वारा समय समय पर निर्देशन भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि निर्यातकर्ता इस प्रकार की साख का अन्य कार्यों में उपयोग ना कर ले। तो इस प्रकार से अग्रिमों के उपयोग की निगरानी का कार्य भी बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्त का पुनर्भुगतान, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि पोत लदान से पूर्व जो अग्रिम प्रदान किए थे बैंक ने, उनका भुगतान करने के लिए निर्यातकों द्वारा जो निर्यात की राशि प्राप्त हुई है उससे उसका पेमेंट किया जाता है। यानी कि एक बार जब निर्यातक बैंकों से साख की राशि प्राप्त कर लेता है, ऐसी सिचुएशन में आपको मैंने बताया था मैक्सिमम 270 डेज़ के लिए ये राशि प्राप्त की जा सकती है। तो जब निर्यातक द्वारा निर्यात कर दिया जाता है और उन निर्यातों की जो राशि उसे प्राप्त होती है, ऐसी सिचुएशन में उस प्राप्त राशि से वो अपने साख का भुगतान, अपने ऋण का भुगतान बैंकों को करेगा। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अपना ये टॉपिक आज यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। जहाजी लदान से पूर्व वित्त व्यवस्था के लिए जो मुख्य बातें थी वो आज हमने यहाँ इस टॉपिक में कवर की है। अब इस वित्त व्यवस्था के लिए क्या कार्यविधि है या किस प्रकार से कौन कौन सी साख वो प्राप्त कर सकता है, साख के प्रकार क्या है, या जहाजी लदान से पश्चात किस प्रकार से साख की प्रक्रिया होती है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।